नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी पारा हाई है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन एमवीए पूरा दमखम लगा रहा है, तो झारखंड में बीजेपी की तैयारी ऐसी है जिससे कांग्रेस जेएमएम की मुसीबत पड़ गई है और लगता है इन चुनाव में कांग्रेस ने पहले ही हार मान लिया है। अब देखिए, महाराष्ट्र हो या हरियाणा, कांग्रेस कहीं प्रचार करती नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने तो पहले ही मैदान छोड़ दिया है। चुनाव की तारीख नजदीक है और अब तक ना राहुल गांधी झारखंड पहुंचे और ना ही महाराष्ट्र गए। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी रांची बस एक दिन के लिए गए जरूर थे, जहां सीट बंटवारे को लेकर चर्चा भी हुई थी। उसमें भी बवाल हो गया और लगता है महाराष्ट्र जाने से भी डर गए हैं। अब आने वाले वक्त में कब कहां प्रचार होगा, इसकी कोई डिटेल्स भी सामने नहीं आई है, पर चुनावी प्रचार से दूरी ये बताता है कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान लिया है। महाराष्ट्र में वैसे इस वक्त साइना एनसी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट फंस चुका है। साइना एनसी पर विवादित टिप्पणी करने वाले शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने माफी तो मांग ली, पर अरविंद सावंत के बयान पर संजय राउत ने समर्थन ने बवाल ज्यादा बढ़ा दिया है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्या चल रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में गाली गलौज के अलावा तो कुछ चलता दिख नहीं रहा है एमवीए में, लेकिन ये चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग, अब जब एनालिसिस होना शुरू हुआ है तो मालूम चल रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी नहीं बल्कि इनके अपने ही लोग हैं। कारण उद्धव ठाकरे और शिंदे ये दोनों तो एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही कार्यकर्ता, उसी तरह से अभी तक चल रहे थे। कुल मिलाकर के करीब 50 सीट, 48 सीटें लगभग, वहां डायरेक्ट फाइट हो गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे सेना। अब उद्धव ठाकरे को तो यह साबित करना पड़ेगा कि अगर वो असली हैं तो इन 48 सीटों में उनको मेजॉरिटी सीट जीतनी पड़ेगी। और यहां अगर वो मुंह की खा जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की राजनीति तो खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कायदे से सीटों का बंटवारा किया है। डायरेक्टली आप डायरेक्ट फाइट करवा रहे हैं 48 सीटों के ऊपर, मतलब आधा से ज्यादा सीट जो है शिंदे सेना की, वो वहां लड़ाई उद्धव ठाकरे से है। दूसरी तरफ नेशनल ये एनसीपी में 36 सीटें ऐसी हैं जहां अजित पवार वर्सेस शरद पवार होने वाला है। अब पवार साहब को भी बताना पड़ेगा कि भाई हम ओरिजिनल है कि नहीं है। भतीजा कहीं आगे निकल गया तो मामला खत्म। और जिसकी संभावना इसलिए ज्यादा नजर आ रही है कि दोनों ही केस में कि जहां एनसीपी कांग्रेस का उम्मीदवार है, जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, लग नहीं रहा कि शिव सैनिक एनसीपी या कांग्रेस वाले को जाकर के वोट करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के साथ जाएंगे। और जहां जहां डायरेक्ट फाइट होगा वो इंटरेस्टिंग फाइट होगा। तो जहां डायरेक्ट फाइट नहीं है वहां तो आपको जीत के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को। और जहां जहां डायरेक्ट फाइट है वो अगर आप लूज कर गए शिंदे के हाथों, सीटें आपकी 49 सीटों में कम आती है, तो इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़े होगा और उसी तरीके से उम्मीदवार को दिया जा रहा है। तो ये जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नई नई जानकारी आ रही है। अब कितने पीछे आएंगे, कितना क्या होगा, एक बार 4 तारीख के बाद सारे उम्मीदवार जब मैदान में होंगे तो एनालिसिस
कुछ और तरीके से होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इनके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, और इसीलिए गाली गलौज जो हो रहा है वो इसी वजह से। बिल्कुल, असली और नकली की तो लड़ाई है ही, लेकिन महिलाओं के अपमान को लेकर कैसे उद्धव गुट भी फंस गया है। देखिए, महिलाओं के अपमान ये संजय राउत जैसे लोग, ये अरविंद सावंत जैसे लोग कर रहे हैं, पूरी शिवसेना नहीं कर रही है। इसलिए शिंदे को एक मौका मिल चुका है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो जूते मारकर इन लोगों को बाहर निकाल देते। अब संजय राउत जैसे लोग कहीं भी किसी भी समय में ऐसे ही बयान देते हैं जिससे उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़े। यानी लग रहा है कि संजय राउत जिस तरीके से शरद पवार के पीछे पीछे चलते हैं, ये शिवसेना को डुबोने पर लगे हुए हैं। इन्होंने ही सारे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के इनके लिए बंद किए थे ताकि फिर से दोबारा मुड़कर इधर आ न सके। और शिवसेना जो टूटी है उसमें उद्धव ठाकरे से बड़ी भूमिका संजय राउत की है। लेकिन इस बीच जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, 48 सीटें जहां पर फंसी हुई है शिवसेना वर्सेस शिवसेना, और 39 सीटें जो है जहां एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। लेकिन अंतर देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का। अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ क्या चल रहा है? शरद पवार आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया मुंबई के मुसलमानों को। हम बार बार कह रहे थे कि अघाड़ी में जब ज्यादा सीटें आपको मिल रही है तो मुंबई में मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारो। अब ये देखिए शरद पवार के चालाकी, वो सोच रहे हैं उद्धव ठाकरे अगर 2-4-10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं तो शिवसेना वाले भी उनको वोट नहीं देंगे। मजबूरी में बरसोबा से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, हारून को। लेकिन फिर भी ये उद्धव ठाकरे की परेशानी है कि एनसीपी शरद पवार गुट यानी शरद पवार के नेता इनका बाइकआउट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता बाइकआउट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे का। ये कह रहे हैं मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया, और बार बार कहते हो कि हम मुसलमानों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में अभी शरद पवार और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों के लोग हैं, वो शिवसेना यूबीटी को हराना चाह रहे हैं। अब 48 सीटें जहां पर है वहां शिंदे और बीजेपी के साथ कोई समस्या नहीं है, अजीत पवार की हो सकती है, लेकिन शिंदे और बीजेपी वही गठबंधन है जो 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की थी। दोनों की विचारधारा एक, इन लोगों की तरह विचारधाराओं में भिन्नता नहीं है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब एक्टिव रहेंगे शिंदे सेना के साथ। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो बिखरी हुई पार्टी के साथ चल रहे हैं, मुंबई में भी और मुंबई के बाहर भी, उन जगहों पर शिवसेना तो बटी हुई है और कांग्रेस एनसीपी इनका साथ नहीं दे रही है। तो ये तो आजकल कहीं के नहीं रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे इसी बात से परेशान हैं कि आदित्य ठाकरे को लग रहा है कि कैसे इस बार सीट अपनी बचा पाएं। माहिम में अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है भाई हम सपोर्ट करेंगे अमित ठाकरे का, क्योंकि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में अनकंडीशनल सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया है, शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है 4 नवंबर का इंतजार कीजिए। अपने नेता को वो समझा रहे हैं, सारवणकर समझने को तैयार नहीं है अभी तक, लेकिन हो सकता है समझ जाए। यानी कि उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी परेशानी अपने गठबंधन में उन नेताओं का सपोर्ट लेना जिनके साथ ये इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, और अपनी पार्टी में उन लोगों का समर्थन लेना जो इनके विचारधारा में परिवर्तन के कारण इनसे गुस्साए हुए हैं। तो अभी अघाड़ी में सबसे कमजोर स्थिति उद्धव ठाकरे की है। छटपटाहट इसलिए है, और यही वजह है कि आजकल वो फ्रस्ट्रेशन में किसी भी नेता को कुछ कह दे रहे हैं, और संजय राउत जैसे नेता तो इसी फ्रस्ट्रेशन में उलूल जुलूल बातें मतलब उद्धव ठाकरे अब कहीं के नहीं रहे हैं। सर, बात अगर झारखंड की करें तो अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं, कल चुनावी घोषणा पत्र भी जारी होना है। बीजेपी की तैयारी क्या कुछ है? देखिए, झारखंड का जो खेल है वो बिल्कुल ही वन साइडेड ऑलरेडी हो चुका है, वन साइडेड है, इसमें कोई गेस वर्क की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जो लूप होल्स है, अमित शाह की जो स्ट्रेटजी अब क्या है कि जो तमाम कारण, 2 तरह की पार्टियां देश में हैं, एक जो हर चुनाव से कुछ सीखती हैं और एक जो बार बार वही गलतियां करती हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार गलतियां करने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गलतियों से सीख लेने की पार्टी। तो हरियाणा में क्यों हारे आप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने
जो डैमेज करने वाले बागी लोग थे उनको कहा भाड़ में जाओ। यहां आपने कैंपेन और पूरी तरीके से मीडिया के पूरे नैरेटिव के ऊपर भरोसा करके आपने कैंपेन ढंग से नहीं किया। सबने कह दिया आकर के आंधी है तो तूफान है तो सुनामी है, आप उसी में बह गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाने पहुंचे हैं वो। अमित शाह वहां 3 काम करेंगे। एक, कैंपेन का पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं वो। घोषणा कर दी गई है कि अमित शाह खुद कमान संभालेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त इस्तेमाल होगा और जितने भी बागी हैं, बहुत सारे बागी खड़े हो गए हैं, उन बागियों को कैसे मनाया जाए और उन बागियों ने अपनी बात को मनवाने के लिए क्या क्या वो कह रहे हैं, ये ऑलरेडी हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को लगाया गया था। इन तमाम बागियों से बातचीत करने के लिए जानकारी ये आ रही है कि उनको जिस तरीके से अहमियत दी जा रही है, आधे लोगों का तो गुस्सा ठंडा हो गया। अब 2 दिन का वक्त और है। ये सारे रिव्यू होने के बाद अमित शाह उन लोगों से भी बात करेंगे जो नहीं मान रहे हैं और उसके बाद आप अपने बागियों को कंट्रोल आपने कर लिया तो आप ये समझिए कि फिर आपका नैरेटिव, चूंकि वहां पे जो मुद्दे उठ रहे हैं वो घुसपैठियों का है, बांग्लादेशियों का है, बटोगे तो कटोगे, ये भी नैरेटिव है। ये मत भूलिए कि झारखंड में पिछले 5 साल में 250 से ज़्यादा कम्युनल फ्लेयर्स जो है वो देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें, वो तो एजेंडा और एंटी इनकम्बेंसी जो हेमंत सरकार के खिलाफ है। कई सारे लोगों को, बहुत सारे एनालिस्ट को मैं देख रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो जेल भेजा उसका जो है वो सिंपैथी मिलेगा। किसको? हेमंत सोरेन को। लेकिन वो जेल में रह के मिलता ना, अब तो वो बाहर है। बाहर हैं, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जेल के बाहर आ जाने के बाद सिंपैथी नहीं होगी। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, जो सिंपैथी इनको लेना था वो लोकसभा में सिंपैथी मिल गई। जैसे केजरीवाल, सिंपैथी हो गया, सिंपैथी मिल गई लोकसभा के अंदर ही। अब आप एक ही चीज, सिंपैथी जो है वो बार बार ये वेव नहीं चलता। तो ये मुझे लग रहा है कि हरियाणा के चुनाव से जो कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली है, उससे भारतीय जनता पार्टी कुछ सीख ले रही है कि वो गलतियां, कि सब कुछ आपके फेवर में है, आप उसके बावजूद वो गलतियों को ना दोहराएं जिस वजह से कांग्रेस पार्टी हारी। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए अमित शाह, उन्होंने कमान अपने हाथ, मतलब एक और राज्य है जहां अमित शाह अपने पाले में करने पहुंचे हैं। लेकिन सिर्फ बात कांग्रेस पार्टी की करें तो काफी दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे थे, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद अब तक क्यों नहीं गए, क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं, क्यों सुगबुगाहट कांग्रेस पार्टी की नहीं नजर आई? देखिए, समस्या इसलिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है और हेमंत सोरेन की भी है। हेमंत सोरेन ने पिछली बार भी राहुल गांधी को कहा था कि आगे कैंपेन अपनी पार्टी के लिए आप करो, कम से कम अपनी पार्टी के लिए करोगे तो कुछ तो हमारे समर्थन में भी लोग आएंगे। अभी झारखंड में समस्या एक और है, कांग्रेस और झामुमो के बीच। जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अब आरोप लगाने लगे हैं कि देखिए, इनका प्रत्याशी है, अपने दफ्तर से प्रचार करता है, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए पैसे बांटता है, देता है, पेट्रोल का खर्च होता है, प्रचार में आने जाने का है, नाश्ता पानी खर्च, ये आपको कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कोई पैकेट से सारा पैसा खर्च करके आपके लिए दिन भर प्रचार नहीं करेगा। तो वहां कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने लोगों को तो दे रहे हैं, अपने लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्थानीय लीडर हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है। और वो कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचते हैं, उनको कोई भाव नहीं मिलता, वो वापस लौट आते हैं। यानी ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच नहीं है। फंड अगर आप दोनों पार्टी का गठबंधन है तो दोनों के लिए होना चाहिए। और जब कोऑर्डिनेशन कमेटी ही नहीं बनी है
तो फिर इन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है। इन लोगों को 14-15 सीटें मिली है। अब इतने सीटों पर मैनेज करना भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में अगर आजसू का 2-4 संगठन में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठने के लिए उनको अलग से जगह दी गई है। तो ये ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन जो नहीं बन रहा है, इसके कारण राहुल गांधी भी परेशान है। अब राहुल गांधी कैंपेन में अभी तक नहीं उतरे क्योंकि उनको लगता है कि जब तक पीएम मोदी नहीं उतरेंगे तब तक हमें नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भाव कमजोर हो जाएगा कि देखो ये छोटे मोटे नेता जैसे प्रचार कर रहे हैं, हम भी जाकर प्रचार कर लें। लेकिन पीएम मोदी के उतरने से पहले इनको जाना चाहिए ये कांग्रेस के अंदर दबाव पड़ रहा है कि आप पीएम मोदी के से लेवल का इंतजार मत कीजिए। आपसे ज्यादा वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा जाकर प्रचार कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में इस बात के लिए हमेशा राहुल गांधी की टीम बोलता है कि आप हर जगह ज्यादा एक्सपोज मत हुआ करो, प्रचार कम करो, और इसीलिए ये अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं कि 10 तारीख के बाद 1-2 रैलियां कर लेंगे और झारखंड में जो होना है वो तो होगा ही। ठीकरा कम से कम मेरे ऊपर पूरी तरह से बस खाना पूर्ति करने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की तैयारियां जबरदस्त है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ अब रैलियां भी शुरू होनी है। अमित शाह भी झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। वो पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और कल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। रांची में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। पर झारखंड से भी कांग्रेस गायब है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का हाल बुरा है। तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।